हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम देखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ राइजर। उसमें हम राइजर के बेसिक फंक्शंस देखेंगे, राइजर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, राइजर किस लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम राइजर के टाइप्स देखेंगे, जो दो टाइप्स के राइजर होते हैं, टॉप राइजर और साइड राइजर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद राइजर की कंडीशन देखेंगे कि अगर कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन को फॉलो करने के बाद हम राइजर का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ अ राइजर। तो राइजर के बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो, अगर हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड मेटल है वो हम इस गेटिंग के थ्रू मोल्ड कैविटी में डाल देते हैं। इस गेटिंग के थ्रू अगर मैं कोई भी मोल्टन लिक्विड या लिक्विड मेटल इस कैविटी में फ्लो करवाता हूँ, इस गेटिंग सिस्टम से इस मोल्ड कैविटी में फ्लो करवाता हूँ, तो इस मोल्ड कैविटी का जो गैसेस होंगे, इस मोल्ड कैविटी के अंदर जो गैसेस होंगे, जो भी इस मोल्ड कैविटी के अंदर गैसेस होंगे वो इस रूट से तो नहीं निकल सकते हैं। माना कि इस सैंड में कुछ परमेबिलिटी होगी, उससे कुछ गैसेस निकल पाएंगे, बट वो रेट अचीव नहीं कर पाते हैं। इतनी जल्दी वो गैसेस इस परमेबिलिटी के थ्रू इस कैविटी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए हम राइजर का यूज करते हैं। हम कोई भी लिक्विड मेटल इस गेटिंग सिस्टम से फ्लो करवाते हैं तो यहाँ से जो ओपनिंग होगी, अगर यहाँ से लिक्विड मेटल आएगा तो इसके अंदर जितने भी गैसेस होंगे वो इस राइजर के थ्रू बाहर निकलेंगे। ये जो रेड कलर से मैंने दिखा है इसको हम बोलते हैं राइजर। इसको हमने देखा भी है फर्स्ट लेक्चर में। तो ये राइजर का फर्स्ट फंक्शन हुआ कि वो इवैक्यूएट करता है मोल्ड कैविटी को। मोल्ड कैविटी जितने भी गैसेस होंगे उसको निकालने में मदद करता है। तो फर्स्ट फंक्शन राइजर का ये हो गया। सेकेंड फंक्शन ऑफ राइजर इज दैट हम राइजर से देख के ही बता सकते हैं कि उस कैविटी फिल हुई है या नहीं हुई है। तो ये हमें इंडिकेशन देता है कैविटी इज फिल और नॉट। कैसे? अगर यहाँ से कोई भी लिक्विड डालेंगे तो ये लिक्विड यहाँ से इस मोल्ड कैविटी को फिलअप करेगा, पहले फुल करेगा, इस मोल्ड कैविटी को पूरा भर देगा और उसके बाद इस राइजर में ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ेगा। और हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि मोल्ड कैविटी हमारा पूरा फिलअप हो चुका है। तो सेकेंड फंक्शन ये होता है राइजर का कि ये बताता है कि हमें मोल्ड कैविटी फिल हुई है या नहीं हुई है। ओके। और थर्ड एंड मोस्ट important function of riser is that it provide a solidification shrinkage. It provide a solidification shrinkage. मैं वर्ड सॉलिडिफिकेशन बोल रहा हूं, सॉलिड नहीं बोल रहा हूं। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम राइजर का यूज करते हैं और बेसिकली राइजर का यही फंक्शन होता है। ये मेन फंक्शन है राइजर का, जिसलिए हम राइजर का यूज करते हैं। अब सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज क्या है? श्रिंकेज जो मैंने श्रिंकेज अलाउंसेस देखे हैं हमने, उस अलाउंसेस वाले लेक्चर में श्रिंकेज के बारे में बहुत डिटेल में बताया। तो उसमें हमने देखा है जो श्रिंकेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है। लिक्विड श्रिंकेज होता है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है और सॉलिड श्रिंकेज होता है। उसमें से जो लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो होंगे, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होंगे, उसको कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है राइजर। उसको कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है राइजर। ये राइजर का मेन फंक्शन है। उस लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या है? ये जो हमारा मोल्ड कैविटी है, इस तरह का कुछ मोल्ड कैविटी है। हम इसमें पहले तो लिक्विड भर देते हैं, जो भी हमारा लिक्विड मेटल है वो इसमें डाल देते हैं। अगर हम राइजर प्रोवाइड नहीं करते हैं उस केस में लिक्विड श्रिंकेज मतलब लिक्विड स्टेट में ये राइजर, अब ये जो मोल्ड कैविटी है इसके अंदर जो मोल्टन लिक्विड है वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में इसमें कुछ श्रिंकेज आ जाते हैं। जब लिक्विड से सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें कुछ श्रिंकेज आ जाते हैं। तो लिक्विड स्टेट में होगा मेल्टिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक जो भी इसमें श्रिंकेज होगा इसको हम बोलेंगे लिक्विड श्रिंकेज, और वो अवॉइड करता है राइजर। अब जब ये मेल्टिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आने की कोशिश करेगा तो ये पहले हम देख लेते कि ये इतना साइज का था। अब इसमें श्रिंकेज आ जाएगा तो इसका साइज कुछ ऐसा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। और फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक
सॉरी एक फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट से फिर ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक कंडीशन आएगी जहाँ पे ये सॉलिड हो जाएगा, जहाँ पे ये सॉलिड हो जाएगा। और उस केस में फिर इसका कुछ वॉल्यूम घट के कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये और छोटा होगा। हम बेसिकली हम मोल्ड कैविटी इतना बना रहे थे और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कुछ ऐसा। अब इसका जो इरेगुलर शेप होगा वो ड्यू टू श्रिंकेज होता है, वो ड्यू टू श्रिंकेज होता है। और उस श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं राइजर का। अगर राइजर यहाँ पे यूज करेंगे तो ये जो भी इसमें मेटल है जिसकी नीड थी, ये श्रिंकेज होने के बाद, ये हमारा मोल्ड कैविटी तो ऐसे ही है। अब श्रिंकेज होने के बाद मेटल इतना हो जाता है और इसमें अगर हम और कोई मेटल डाल देंगे और इसको लिक्विड मेटल सप्लाई करेंगे तो ये श्रिंकेज होते होते ये पूरा मोल्ड कैविटी का शेप ले लेता है। तो बेसिकली राइजर इज प्रोवाइड टू कंपनसेट लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और जो सॉलिड श्रिंकेज होता है उसको हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमने अलाउंसेस वाले लेक्चर में डिटेल में देखे ये सब पॉइंट। जो फोर्थ फंक्शन है राइजर का वो है राइजर इज प्रोवाइड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मतलब एक डायरेक्शन में वो सॉलिडिफिकेशन होने में मदद करता है। जैसे कि हमारा ये मोल्ड कैविटी है, अब इसमें लिक्विड जो होगा वो पहले सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद में राइजर के अंदर जितना भी लिक्विड होगा, लिक्विड मेटल होगा, वो सॉलिडिफाई होगा। मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में हमें सॉलिडिफिकेशन चाहिए, पहले कौन सा पार्ट सॉलिड होना चाहिए, उसके बाद कौन सा पार्ट सॉलिड होना चाहिए। ये एक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करता है राइजर। और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, वो स्ट्रेसेस को मिनिमाइज कर लेता है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन करने में भी हमारा राइजर हेल्प करता है। तो राइजर के हमने यहाँ पे 4 फंक्शन देखे। फर्स्ट, वो गैसेस को निकाल लेता है। इट इज यूज टू इवैक्यूएट द गैस ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल फ्रॉम मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी के अंदर के गैसेस को निकालने में मदद करता है। सेकेंड, राइजर इज यूज टू इंश्योर द मोल्ड कैविटी इज फुल और नॉट, मतलब मोल्ड कैविटी पूरा फुल अप हुआ है या नहीं हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए भी हम राइजर का यूज करते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है राइजर का वो है राइजर प्रोवाइड लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। राइजर इज यूज टू कंपेंसेट लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। और फोर्थ जो फंक्शन है हमारे राइजर का वो है टू प्रोवाइड अ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन टू अवॉइड प्रोड्यूस ट्रेसेस इन अ कास्टिंग पार्ट। कास्टिंग पार्ट में कोई ट्रेसेस प्रोड्यूस ना हो, इसलिए जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में सॉलिडिफिकेशन को अलाउ करता है राइजर। तो ये कुछ 4th फंक्शन थे राइजर के। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ राइजर। बेसिकली हम 2 टाइप्स के राइजर यूज करते हैं। फर्स्ट तो होता है टॉप राइजर और सेकेंड होता है साइड राइजर। तो 2 टाइप्स के राइजर हमारे पास है, एक साइड राइजर है, सेकेंड टॉप राइजर है। तो हम देख लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम देख लेते हैं साइड राइजर। ओके, साइड राइजर, अब इससे नाम से ही देखा जाता है साइड राइजर मतलब ये हमारे पास कोई मोल्ड कैविटी है, ये हमारा मोल्ड कैविटी है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक मोल्ड कैविटी है। अब इस मोल्ड कैविटी में मैं अगर इसके साइड में मैं कोई राइजर प्रोवाइड करता हूं तो इसको मैं बोलता हूं साइड राइजर। ओके, अब यहाँ पे मैंने राइजर को प्रोवाइड किया है। ओके, ये मेरा राइजर है तो मैं इसे बोलता हूं साइड राइजर। और सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो है टॉप राइजर। वो है टॉप राइजर जो कि उस डायग्राम में आप देख रहे हो, वो है टॉप राइजर क्योंकि वो मोल्ड के टॉप पे प्रोवाइड किया है। अगर ये मेरे पास मोल्ड कैविटी है और मैंने इसके टॉप में कोई राइजर प्रोवाइड किया है तो इसे हम बोलते हैं टॉप राइजर। ओके, क्योंकि वो टॉप पे है, ये साइड में है, तो इसे हम बोलेंगे साइड राइजर। अब दोनों में हम साइड राइजर भी यूज कर सकते हैं, टॉप राइजर भी यूज कर सकते हैं, बस ये दोनों में बेटर कौन सा होगा उसके बारे में देख लेते हैं। अब ये जो साइड राइजर है मान लेते हैं इसका डायमीटर है d और इसका हाइट है h। ओके, इसका हाइट है h। तो यहाँ पे हमें जो सरफेस एरिया मिलेगा, साइड राइजर के केस में जो सरफेस एरिया मिलेगा वो सरफेस एरिया क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सरफेस एरिया फॉर साइड राइजर। ओके, सरफेस एरिया फॉर साइड राइजर। अब ये हीट लॉस कहां से करेगा, ये वाले पोर्शन से करेगा।
ये वाले पोर्शन से करेगा। ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। तो ये जो एरिया है इसे मैं सिलेंडर मान लेता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा π/4d², ये हो जाएगा π/4d², मतलब π/4d² प्लस π/4d²। तो मैं इसे डायरेक्टली यहां पे ले लेता हूं 2 इंटू π/4d², π/4d²। ओके, ये तो हो गया नीचे वाला ऊपर वाला। अब ये जो साइड में, इस साइड में और इस साइड में जो लगा हुआ है ये सर्कुलर शेप का है, ये राइजर ऐसा है ना, तो यहां से हीट लॉस निकाला, यहां से भी हीट लॉस निकाला। अब ये जो साइड में है तो इसका सर्कमफरेंस है πd, इस सर्कमफरेंस से हीट लॉस होगा और हाइट होगा h। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं πdh, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं πdh। तो साइड राइजर केस में सरफेस एरिया हमें मिलता है 2 इंटू π/4d² प्लस πdh। सेकेंड, टॉप राइजर की केस में हम सरफेस एरिया को देख लेते हैं। ये जो टॉप में, अब इसमें यहां से तो ये ओपन होगा, तो हमारे पास हीट लॉस करने के लिए एक सरफेस बचेगा, यहां पे ये टॉप वाला सरफेस बचेगा। ये भी टॉप में सिलेंडर मान लेता हूं, तो टॉप का मेरा एरिया जो होगा, तो इसका सरफेस एरिया टॉप का होगा π/4d², π/4d²। और इसका साइड में है, बॉटम में तो कुछ है नहीं, साइड में है, तो साइड में सर्कमफरेंस है πd और हाइट है h। तो यहाँ इसका सरफेस एरिया मुझे मिलता है π/4d² प्लस πdh। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सरफेस एरिया फॉर टॉप राइजर इज इक्वल टू π/4d² प्लस πdh, πdh। अगर आप इस साइड राइजर और टॉप राइजर को कंपेयर करेंगे तो आप साफ साफ देख रहे हैं साइड राइजर 2 इंटू π/4d² है, ये टर्म तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है। मतलब साइड राइजर अगर हम यूज करते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा। ये कंडीशन आप याद रखिए कि साइड राइजर की केस में जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा। फाइनली अब हम आ जाते हैं डिजाइन ऑफ राइजर के ऊपर। उसके 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगे। अगर वो 2 कंडीशन कोई राइजर फॉलो करता है तो हम बोलते हैं कि वो राइजर का परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो वो कंडीशन हम देखेंगे, फिर वो कंडीशन हम साइड राइजर और टॉप राइजर को लगाएंगे और देखेंगे कि उसमें से कौन सा राइजर बेटर है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने फंक्शंस देख लिए थे राइजर के अभी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राइजर इज यूज टू कंपनसेट लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इज यूज टू कंपनसेट लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। मतलब ये जो कैविटी है और यहां से जो लिक्विड आ रहा है, ओके, तो फर्स्ट हम चाहते हैं कि ये जो कैविटी है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये पहले सॉलिड होना चाहिए, ये पहले इसका सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, बाद में हमारे राइजर के अंदर जो भी मोल्टन मेटल बचेगा वो सॉलिडिफाई होना चाहिए। मतलब डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये पहले सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा और राइजर ही पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इसको श्रिंकेज के बाद जो लिक्विड मेटल लगेगा वो लिक्विड मेटल राइजर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि राइजर पहले ही सॉलिडिफाई हो चुका है। तो राइजर को हमें नेसेसिटी कंडीशन होती है कि राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा, मैं इसको लिख लेता हूं सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर, और इसके अंदर जो भी मेटल होगा उसको लिख लेता हूं सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। अब हमारा इफेक्ट ये है कि कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई हो जाए, उसके बाद में राइजर सॉलिडिफाई हो जाए। ऐसा नहीं होगा तो राइजर लिक्विड मेटल कास्टिंग को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये फॉलो करने के लिए हमारा जो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर है वो ग्रेटर होना चाहिए, वो बाद में होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। सॉलिडिफाई, ये जो राइजर है उसके अंदर का मेटल है वो सॉलिडिफाई बाद में होना चाहिए, मतलब सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर शुड बी ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल टू सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। तो ये फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है राइजर डिजाइन में कि सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर इज ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। सॉलिडिफिकेशन टाइम हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर राइजर हमें बाद में सॉलिडिफाई चाहिए, राइजर पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा तो कास्टिंग को कंपनसेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा कंडीशन है
सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर शुड बी ग्रेटर देन द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। अब सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है? वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया, वॉल्यूम टू द surface area for a riser should be greater than or equal to volume divided by surface area of casting, volume to surface area of casting। अब यहां से हमें समझ में आ रहा है ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। और ये कब बढ़ेगा? ये बढ़ाने के लिए हमारे पास हम जानते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू मोड कांस्टेंट वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ब्रैकेट रेस टू n होता है। अब इसमें ये जो मोड कांस्टेंट है ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट भी निकाल लेते हैं। तो हमारा जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। अगर हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम को यहाँ पे बढ़ाना है, राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसमें जो लिक्विड मेटल है जो वेस्ट जाने वाला है वो भी बढ़ेगा, तो वो हमारे लिए अनडिजायर इफेक्ट होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इसमें जो लिक्विड होगा बाद में ये सॉलिड होगा और उसको हम कट करके मशीन से निकाल लेते हैं, फेंक देते हैं, वो हमारा वेस्टेज मटेरियल होगा, तो वो बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ाना हमारे लिए एडवांटेजेबल नहीं है। तो हम देख लेते कि सरफेस एरिया, अब वॉल्यूम तो हम सेम रखेंगे बट इसका जो सरफेस एरिया है, अगर इस सरफेस एरिया को हम कम कर देंगे तो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम इंक्रीज होगा। और हम हर राइजर में यही चाहते हैं कि उसका सरफेस एरिया है वो मिनिमम कर पाए, उसका सरफेस एरिया को हम मिनिमम कर पाए। अगर इसके सरफेस एरिया को मिनिमम करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर सॉलिडिफिकेशन टाइम बढ़ेगा तो वो राइजर है वो बहुत देर तक लिक्विड स्टेट में रहेगा, राइजर के अंदर का जो मेटल है वो बहुत देर तक लिक्विड स्टेट में रहेगा। पहले कास्टिंग सॉलिडिफाई होगा, बाद में राइजर सॉलिडिफाई होगा, और यही हमारा कंडीशन है। तो इसको समझने के लिए अब यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होगी। वॉल्यूम तो हम कांस्टेंट रख लेते हैं, हमें चाहिए सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को हम घटाना चाहते हैं, सरफेस एरिया को हम घटाना चाहते हैं इन द राइजर। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइजर में हम सरफेस एरिया को घटाना चाहते हैं, राइजर में हम सरफेस एरिया को घटाना चाहते हैं। अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ राइजर में दो सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल के रखे हैं। सरफेस एरिया फॉर साइड राइजर है, सरफेस एरिया फॉर टॉप राइजर है। मैंने आपको बताया और आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, केवल यहाँ पे केवल π/4 d स्क्वायर है, यहाँ पे 2 × π/4 d स्क्वायर है। मतलब जो सरफेस एरिया फॉर साइड राइजर है वो ज्यादा है, सरफेस एरिया फॉर साइड राइजर है वो ज्यादा है, सरफेस एरिया फॉर टॉप राइजर कम है। और हम क्या चाहते हैं? सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहते हैं, सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहते हैं। तो मिनिमम किस केस में हमें मिल रहा है? किस केस में मिल रहा है? टॉप की केस में मिल रहा है। यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है। आप देख भी पा रहे हो कि टॉप में जो अगर हम टॉप राइजर यूज करते हैं तो वहाँ पे सरफेस एरिया हमें मिनिमम मिलता है, और सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर मैक्सिमम होगा। और यही हम चाहते हैं, यही हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो इसको फॉलो करने के लिए हम टॉप राइजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो टॉप राइजर ही हम कास्टिंग में प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये। अब हम साइड राइजर में ये जो एरिया है हम साइड राइजर यूज करते हैं, तो एक ऑप्टिमम कंडीशन होता है जिस कंडीशन पे उसका सरफेस एरिया हम मिनिमम कर सकते हैं। अब साइड राइजर की केस में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो सरफेस एरिया था साइड राइजर का वो था 2 × π/4 d स्क्वायर प्लस πdh। अब वॉल्यूम जो होगा, अगर मैं कोई सिलेंड्रिकल शेप ले लेता हूं तो वहां पे मेरा वॉल्यूम हो जाएगा π/4 d स्क्वायर × h। वॉल्यूम तो हम यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे, हमें केवल चेंज करना है सरफेस एरिया। और अगर सरफेस एरिया को मुझे मिनिमम करना है तो इस h की जगह यहाँ से मैं h निकालता हूँ तो मेरा ये हो जाता है 4v / πd²। तो यहाँ से मैं इसको h पुट कर दूंगा और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, फिर मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाऊंगा। और उसके बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल जाता है इन केस ऑफ साइड राइडर, h = d हमें मिल जाता है, h = d। मतलब अगर किसी राइजर की डायमीटर जो है वो हम हाइट के बराबर रखेंगे तो ये जो एरिया है वो मिनिमम आएगा।
ये जो एरिया है वो मिनिमम होगा। फॉर साइड राइजर ऑप्टिमम कंडीशन इज दैट डायमीटर ऑफ राइजर शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ राइजर। डायमीटर ऑफ राइजर शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ राइजर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑप्टिमम कंडीशन है ये, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर साइड राइजर हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ राइजर। एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके जाने की जरूरत नहीं है। खाली अगर कोई करना चाहता है तो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट आपको पता है, तो वो लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो टॉप राइजर है इसका तो एरिया मिनिमम है साइड राइजर से, फिर भी हम अगर उसमें कौन सी कंडीशन है वो लगाने के बाद उसका एरिया हम और भी कम कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम हमने सरफेस एरिया देखा था π/4 d स्क्वायर प्लस πd h, राइट। तो अब हम इसमें भी यही करेंगे, इसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा π/4 d स्क्वायर इंटू h। यहाँ से h निकालेंगे, इस h की जगह यहाँ से जो h आया है वो वॉल्यूम के फॉर्म में रखेंगे, फिर इसका मैक्सिमम मिनिमा रखेंगे, और फिर हम उसको एक हमें कंडीशन मिल जाएगा h। इसमें जो कंडीशन हमें फाइनल मिलेगा वो होगा d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h। डायमीटर ऑफ राइजर शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट। डायमीटर ऑफ राइजर शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट। तो यहाँ पे टॉप राइजर में हमें ऑप्टिमम कंडीशन होता है डायमीटर ऑफ राइजर शुड बी 2 टाइम्स ऑफ हाइट। डायमीटर ऑफ राइजर शुड बी 2 टाइम्स ऑफ हाइट। ओके, तो ये दो ऑप्टिमम कंडीशन देख लिए, और हमने बताया भी टॉप राइजर हम प्रीफर करते हैं। अब इसमें हम सिलेंड्रिकल, आप बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप ही क्यों लेना है, और भी शेप हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। और एक ऐसा शेप है जिस शेप में ये वॉल्यूम टू सरफेस एरिया हमें मिनिमम मिलता है, और उसका नाम है स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप होगा तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। स्फेरिकल शेप का राइजर हम यूज करेंगे तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम मिलता है। बट उसमें जो स्फेरिकल शेप होगा, ऐसे मान लीजिए ये मेरा स्फेरिकल शेप का राइजर है और यहाँ पे मैंने कुछ मोल्ड कैविटी यूज किया हुआ है, राइट। अब सिलेंड्रिकल की जगह यहाँ पे स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप का ड्रॉबैक ये है, जब भी ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगर कास्टिंग सॉलिडिफाई हो रहा है तो ये भी थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई होगा, पूरा का पूरा लिक्विड नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ सॉलिडिफाई हो जाएगा। और अगर हम स्फेरिकल शेप यूज कर लेते हैं तो यहाँ इस केस में हो जाएगा, यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा इसमें जो आने वाला होगा वो बहुत छोटा, ओपनिंग जो होगा वो स्मॉल होगा, ओपनिंग भी स्मॉल होगा, और इसके साइड में पहले सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा, ये इसके साइड में सॉलिडिफाई करेगा, राइट। और इसके अंदर में लिक्विड रहेगा, इसके अंदर में लिक्विड मेटल रहेगा जो कि इस कैविटी से नीचे नहीं आ सकता है। सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ राइजर। तो इसीलिए हम ऑलवेज प्रीफर करते हैं सिलिंड्रिकल शेप का राइजर। तो हम ऑलवेज प्रीफर करते हैं सिलिंड्रिकल शेप का, और सिलिंड्रिकल शेप यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का होगा, ओके, कुछ इस तरह का होगा, सॉलिडिफाई होगा भी तो यहाँ पे होगा थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से लिक्विड मेटल इजीली अंदर आ सकता है, यहाँ से लिक्विड मेटल इजीली अंदर आ सकता है। ओपनिंग बड़ा होगा तो लिक्विड मेटल जल्दी से अंदर आ सकता है, और हमारा जो कंपनसेट करना है वो कर सकते हैं। तो हम जनरली स्फेरिकल शेप का राइजर ना लेके सिलिंड्रिकल शेप का राइजर यूज कर। सेकेंड डिजाइन का जो क्राइटेरिया होता है राइजर का, वो होता है वॉल्यूम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग। वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग, इसका कहने का मतलब है मेरे पास ये जो कैविटी है, मान लीजिए इसका कुछ मेरे पास 50 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, पूरे कैविटी का 50 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, और ये मेरे पास राइजर है, ओके। अब इस राइजर का ये तो कास्टिंग का वॉल्यूम हो गया, मतलब VC वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग मेरे पास हो गया 500 मीटर क्यूब, ओके। अब जब मैं राइजर नहीं प्रोवाइड करता हूं तो ये जब सॉलिडिफाई होगा, लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन सॉलिड हो जाएगा, तब इस केस में इसका श्रिंकेज होके मुझे फाइनल जो वॉल्यूम मिलेगा वो मान लेते हैं कि 400 मीटर क्यूब मिल रहा है, ओके। 400 मीटर क्यूब मिल रहा है, मतलब 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम श्रिंकेज हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज, VS लिख लेता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज कितना कम हुआ है, वॉल्यूम
100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ है और हमारे फाइनल प्रोडक्ट है वो 400 मीटर क्यूब का मिल रहा है। तो ये जो श्रिंकेज हो रहा है 100 मीटर क्यूब का, उससे प्रोवाइड करता है राइजर, तो ये 100 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उससे हमारे राइजर का जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमें रिक्वायरमेंट 100 मीटर क्यूब की है, सॉलिडिफिकेशन से हमारा श्रिंकेज जो है 100 मीटर क्यूब हो रहा है, बट इसमें जो राइजर यूज करेंगे हम इसमें कुछ ज़्यादा वॉल्यूम रख लेते हैं। अगर इससे तो मिनिमम नहीं रख सकते, अगर इसको 100 मीटर क्यूब की ज़रूरत है और हमारा राइजर सिर्फ 50 मीटर क्यूब लिक्विड मेटल ही प्रोवाइड कर पाएगा, तो ये जो 100 मीटर है ये भी नहीं पहुंच पाएगा उसमें। और ये जो 400 का था, तो ये मान लीजिए इसमें और प्लस 50 अगर राइजर प्रोवाइड करता है तो 450 का ही हो जाएगा, हमें तो चाहिए था 500 मीटर क्यूब का प्रोडक्ट। तो यहाँ से भी डिफेक्ट आ सकते हैं। तो हमारा सेकेंड और इम्पोर्टेंट कंडीशन होगा डिजाइन ऑफ राइजर में, तो वॉल्यूम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। मतलब कास्टिंग में जो श्रिंकेज होगा उसका जो वैल्यू होगा उस वैल्यू से ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा वॉल्यूम ऑफ राइजर। जैसे कि हमने अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था, उसमें 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम श्रिंकेज हो रहा था, तो हम उससे ज़्यादा रखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइजर। तो हम जनरली प्रिफर करते हैं 3 to 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग। मतलब अगर 100 मीटर क्यूब का श्रिंकेज हो रहा है तो हम जो राइजर रखते हैं 300 मीटर क्यूब का या फिर 500 मीटर क्यूब तक हम इसको रख सकते हैं, अगर हमारे पास 100 मीटर क्यूब का श्रिंकेज हो रहा है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग। अब वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग को हम निकालना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग को हम जब निकालते हैं तो हम लेते हैं परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज, उस मेटेरियल में कितना परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज हो रहा है इनटू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो एक सेकेंड कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो भी राइजर हम यूज करेंगे उस राइजर का वॉल्यूम जो है वो श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग में जितना श्रिंकेज होगा उस श्रिंकेज से ज़्यादा होना चाहिए, और मिनिमम हम इसको रखते हैं 3 to 5 टाइम्स ऑफ श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट राइजर की कंडीशंस है। अगर ये कोई राइजर इस दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो उस राइजर को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ बेस्ट राइजर।